Hello everyone, welcome to the another session of exam What. In this session we will talk about the air pollution. इसके पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारे एनवायरमेंटल जो इश्यूज थे उसके बारे में डिस्कस किया, जैसे एसिड रेन, इन सब के बारे में डिस्कस किया है, ओजोन डिप्लीशन. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है. तो एयर पोल्यूशन में डायरेक्टली जाने से पहले, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं, अपने थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा इसके पहले जाते हैं. तो सबसे पहले हम टर्म पोल्यूशन को समझ लेते हैं. तो जो पोल्यूशन है, आप सभी ने अपनी छोटी क्लासेस से लेकर आज तक पोल्यूशन को कभी ना कभी देखा ही होगा कि क्या होता है पोल्यूशन. तो पोल्यूशन की कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी खास डेफिनेशन नहीं है. बस पोल्यूशन का मतलब इतना होता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट में, जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है एयर, वाटर, सॉयल. जो हमारा एयर, वाटर, सॉयल है, इसमें कोई भी ऐसा इंट्रोडक्शन, कहने का मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐसा गया, जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का के अंदर कुछ भी ऐसा गया या कुछ पहले से प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ गई जो कि इस एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करे. फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ या पहले से जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन में ऐसा चेंज हुआ जो उस पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करे. जैसे एयर, वाटर और सॉइल को नेगेटिवली इंपैक्ट करे. क्या नेगेटिव, किस चीज में इंपैक्ट करे? उसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे एडवर्स इफेक्ट डाले और वो इफेक्ट हार्मफुल हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो, प्लस जो एनवायरमेंटल प्रोसेस है उसको सही ढंग से ना चलने दे. तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब होता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब एयर, वाटर, सॉइल, इन सब में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, वो सब्सटेंस किसी फॉर्म में हो सकता है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे. कोई भी ऐसे सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन हो, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, वो चाहे नेचुरल प्रोसेस से, चाहे बायोलॉजिकल, चाहे एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से इंट्रोड्यूस किया जाए, या पहले से प्रेजेंट कोई ऐसा सब्सटेंस है उसके अंदर, उसकी कंसंट्रेशन किसी भी चीज से ऐसी बढ़ जाए, जैसे कि चाहे वो नेचुरल कॉजेज की वजह से बढ़े, चाहे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से बढ़े, जिससे कि वो उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले और वो नेगेटिव इंपैक्ट हार्मफुल हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और उस एनवायरनमेंट जहां पर ये हो रहा है उसकी एनवायरमेंटल प्रोसेस के लिए, जो उसकी रेगुलर प्रोसेस हो रही है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, उसको चेक करने का जो काम करे. तो इस तरह की जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं पोल्यूशन. और जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट. जैसे हमने यहाँ पे दो टर्म लिखा है, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट. हमने बताया कि कोई भी ऐसा इंट्रोडक्शन हो, वही जो इंट्रोडक्शन जिस मटेरियल का हो रहा है उसी को बोलते हैं पोल्यूटेंट. तो पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस हैं, चाहे वो मैटर हो सकता है, पोल्यूटेंट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड किसी भी फेज में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या एनर्जी हो सकता है, या लाइट हो सकता है, ठीक है, या रेडिएशन हो सकता है. तो पोल्यूटेंट का मतलब क्या है कि जो पोल्यूशन कॉज करे वही पोल्यूटेंट होता है. अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट. अगर हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट की बात करें तो जैसे हमने अभी पोल्यूशन की डिफिनेशन में देखा कि या तो पहले से प्रेजेंट हो उस फिजिकल एनवायरनमेंट में, या तो इंट्रोड्यूस हो, तो उसी बेसिस पर है ये. एक होता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट और एक है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट. दो सिंपल डिफिनेशन इसकी. क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब वो होता है कि एनवायरनमेंट में वो पहले से ही प्रेजेंट है, पर किसी नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक कॉज की वजह से उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है और वो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो हार्मफुल इंपैक्ट डाल रहा है, तो उस तरीके को बोलते हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट. इसका एग्जांपल है सबसे बेस्ट CO2. CO2 हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से जब CO2 इमिशन बहुत ज्यादा होता है तो ये एक पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है. तो ये हो गया एक एग्जांपल क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का. क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब होता है कि ऐसा पोल्यूटेंट जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से एनवायरनमेंट में, या नेचुरल, कभी कभी नेचुरल कॉजेज की वजह से एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. इसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो अगर बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए,
इंसेक्टिसाइड्स के अंदर जो केमिकल हो गया, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, ये सारे जो गैसेस या केमिकल्स हैं ये पहले से एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक कॉसेज की वजह से एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, और एक होता है क्वांटिटेटिव जो पहले से प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज होती है, तो बोलता है ये। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको पहले से प्रेजेंट है कि नहीं एनवायरनमेंट में, उनकी प्रेजेंस एनवायरनमेंट में। अब अगर हम देखें पोल्यूटेंट का, तो एक होता है नेचुरल पोल्यूटेंट, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट, नेचुरल पोल्यूटेंट का मतलब होता है कि ऐसे पोल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो बाय नेचुरल प्रोसेस और बाय नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस और नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स। अब ये क्या एग्जांपल इनका क्या हो सकता है, एग्जांपल से समझेंगे अच्छे समझ, जैसे कि हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन से अगर गैसेस जैसे SO2 ये सब वॉल्केनिक इरप्शन से आ रही है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से अगर आ रहा है कुछ, या स्पोर्स हो गए, जो प्लांट्स के स्पोर हो गए, पॉलन हो गए, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ये सब, ये सारी चीजें, बैक्टीरिया अगर ऐसा है कोई, तो इस तरह के पोल्यूटेंट्स ये हो गए नेचुरल पोल्यूटेंट्स। अब एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स को, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट का मतलब क्या है कि ऐसे पोल्यूटेंट जो मैन मेड प्रोसेसेस से आ रहे हैं, यानी ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से आ रहे हैं, वो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट हो गए। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं हर बार प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट से, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा हो बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इस तरह के पोल्यूटेंट को बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का क्या मतलब होता है, ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में प्राइमरी पोल्यूटेंट जा रहा है और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस एनवायरनमेंट में होती हैं जिनकी वजह से ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होते, ये बनते हैं एनवायरनमेंट में बाय सम केमिकल प्रोसेस, ठीक, तो ये बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब हम देख लेते हैं चार्ट के थ्रू। एक नेचुरल पोल्यूटेंट्स जैसे डस्ट, पॉलन, फॉरेस्ट फायर की वजह से जो गैसेस निकल रही हैं वो वोल्केनोस, ये नेचुरल पोल्यूटेंट में आ गए, इनकी वजह से जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो नेचुरल पोल्यूटेंट है। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, एक जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हमने बताया, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर्स हम आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO और NO2, ये सारी हो गई। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पैन, ये ध्यान रखेंगे, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इसमें नहीं लिखा है ओजोन, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, या इसी को ग्राउंड ओजोन कहते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। जब हमने ओजोन डिप्लीशन पढ़ा था तो इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं, जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन है वो ओजोन और पैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रखें। बाकी ये सब जैसे HNO3, SO2, जब हमने एसिड रेन पढ़ा था तब इसके बारे में पढ़ा था, ये किससे बन रहे थे, यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है SO2, NO2, इनसे बन रहे थे, ठीक। तो प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट से इंड्यूस होके बनते हैं, ठीक। ये फिनॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सारी चीजें मेनली आप ये ध्यान रखेंगे, जो एसिड रेन कॉज करते हैं जैसे H2SO4, HNO3, ये बनते हैं एसिड रेन कॉज करने वाले जो ये हैं इनकी वजह से। और पैन, ये जो पैन बनता है ये बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से, ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रोसेस होती है जिसमें एक जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं पैन, ठीक है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये यहां से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक 4 ऑप्शन में देख लेगा कौन सा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा पोल्यूटेंट है, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो ये जरूरी है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आपको ओजोन, पैन और ये जो एसिड रेन वाले HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने मेन टॉपिक में। अभी तक हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, अब एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज नथिंग, जो हमने डिफिनीशन पोल्यूशन के लिए देखी वही एयर पोल्यूशन के लिए भी समझो, बस उसमें एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। तो एयर पोल्यूशन, एयर कहाँ प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा सब्सटेंस किसी भी फेज में हो, फेज उसकी क्या हो सकती है, फेज कोई हो सकती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फेज में हो सकता है। इसके अलावा
वो रेडिएशन हो सकती है, वो नॉइस हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि नॉइस भी, नॉइस, रेडिएशन, ये और या सॉलिड लिक्विड गैस, इन किसी भी फॉर्म में, इस तरह के किसी भी फॉर्म में कोई ऐसा इंट्रोडक्शन जो एटमॉस्फेयर के जो उसका नेचुरल प्रोसेस है उसको, हाँ, उसको चेक करे, उसमें डिस्रप्शन लाए, और जो एयर है, एयर को, एयर की जो क्वालिटी है, फिजिकल केमिकल क्वालिटी है, उसको अफेक्ट करे। कैसे अफेक्ट करे? नेगेटिवली ऐसे अफेक्ट करे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये हार्मफुल हो या पॉइजनस हो। तो एयर पोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि बाय एयर पोल्यूटेंट, जो कि ये पोल्यूटेंट है वो किसी भी फेज में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस या नॉइस या रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब रेडियो एक्टिव रेडिएशन के फॉर्म में भी हो सकता है, ये इनकी वजह से एयर की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और वो उस इम्पैक्ट की वजह से वो हार्मफुल हो इम्पैक्ट, हजार्डस हो वो इम्पैक्ट, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और उससे इंटरप्ट हो नेचुरल प्रोसेसेस। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए भी पोल्यूटेंट होंगे, ठीक है। उस पोल्यूटेंट को भी देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोर्सेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, कहाँ से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक। इसको बेस ब्रॉडली 3 क्लासेस में ऐसे डिवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। एक पॉइंट है, एक एरियल, एक लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स में कौन कौन से सोर्स आते हैं? पॉइंट सोर्स का मतलब होता है फिक्स सोर्स, जहां से आ रहे हैं पता है वहां से आ रहा है, ठीक है। पॉइंट सोर्स का मतलब है ऐसे कि एग्रीकल्चरल, एक मिनट सॉरी, ये तो वाटर के लिए। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है जैसे कि इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गए, ये हो गए पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक। अगर हम एरियल सोर्स की बात करें, इसमें आ गए व्हीकल्स, व्हीकल्स और ट्रैफिक में आएंगे, वो रहने दीजिए इसको यहाँ पे। इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उसको हम लोग देखते हैं पॉइंट सोर्स में। एरियल सोर्स में क्या आते हैं? एरियल सोर्स का मतलब होता है, यहाँ पर आएंगे जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, जो इस समय मेजर है, जो आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग या फॉरेस्ट फायर। क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का क्या मतलब होता है? जिसको जैसे कि आपने अभी भी न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि दिल्ली के आसपास एरियाज में जो पराली जलाते हैं उसी को बोलते हैं क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, यानी क्रॉप काटने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद जो उसके बचा हुआ पार्ट है उसको जो जलाना ओपन एनवायरनमेंट में, तो वो बोलता है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। ये एग्जाम्पल है एरियल सोर्सेज का। लाइन सोर्स का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया, ट्रैफिक, एयरप्लेन्स, ये सब लाइन सोर्स के एग्जांपल है, ठीक। इंडस्ट्रीज पॉइंट सोर्स हो गई, एरियल सोर्स में क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है। इसमें अल्टरनेट हीटिंग कूलिंग भी आती है। इसके बाद लाइन सोर्स है, उसमें है ट्रैफिक और एयरप्लेन्स। ये सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, और हम लोग इसको देखेंगे अलग अलग सोर्सेज, तो हम लोग और अच्छे से देखेंगे। अब मेजर एयर पोल्यूटेंट में देखेंगे सोर्सेज क्या क्या हैं इसके और कौन कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट हैं। तो एयर पोल्यूटेंट को हम लोग 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं मेजरली। एक है गैसियस पोल्यूटेंट, जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, और एक है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। तो गैसियस पोल्यूशन में क्या होता है? जो गैसेस की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे कि जो पहली गैस है हम लोग देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? क्वालिटेटिव पोल्यूशन, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ये पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके जब कंसंट्रेशन बढ़ती है, अब कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या हो सकता है इसका होता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। सबसे बड़ा सोर्स है इसका फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वेहिकुलर एमिशन। वेहिकुलर एमिशन में भी फॉसिल फ्यूल बर्निंग ही होती है। तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोल बर्निंग हो गया। इसके बाद कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तब ये गैसेस निकलती हैं। कुछ भी हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं, ये जब बर्न होंगे तो ये गैसेस निकलेंगे। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोग देखते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 ये भी एक पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। SO2 का सोर्स क्या है? इसके भी मेन सोर्स है वेहिकुलर एमिशन, और इसका एक और मेजर सोर्स है मेटेलिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहां से निकलता है। मेटेलिक इंडस्ट्रीज, वहां से SO2, और एक यहाँ पर और देख लें,
H2S, ये भी होता है। ये दोनों जो सल्फर कंटेनिंग जो पोल्यूटेंट है। इसके बाद हम अगला पोल्यूटेंट देखें, NO2, या NO2 ना बोल के इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मेनली निकलते हैं वेहिकुलर एमिशन से। जब हमने एसिड रेन पढ़ा था इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, वेहिकुलर एमिशन से, ठीक। और अगर देख लें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने देखा था ओजोन डिप्लीशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये कहाँ से निकलता था? ये रेफ्रिजरेटर से निकलता था, AC से निकलता था, एंड ACs। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट गैसियस पॉल्यूटेंट और उनके सोर्स क्या क्या है, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, H2S, SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सबके सोर्स है। ये मेनली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें निकल रही हैं मेनली वेहिकुलर एमिशन से, यानी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, यानी पेट्रोल डीजल वाले बर्निंग से। तो ये बहुत, जब आप ग्राफ भी देखेंगे तो इनका ग्राफ बहुत हाई रहता है। जो वेहिकुलर एमिशन है वो मेजर रोल प्ले करता है एयर पोल्यूशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला, जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? जैसे पार्टिकुलेट मैटर का क्या मतलब क्या होता है? ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे पार्टिकल मतलब कितने छोटे पार्टिकल्स? इनकी अगर रेंज देखें हम लोग तो इनकी रेंज होती है 0.001 से 001 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हम सब देखेंगे, ये इनकी हो गई। और ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और ये बहुत सारी, जैसे एग्जांपल के लिए डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, शूट हो गया, ठीक, एसेस हो गए। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग अलग अलग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक हो गया जिसको बोलते हैं RSPM, इसको बोलते हैं रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि मेजर कॉज करता है ह्यूमन में, ह्यूमन के लिए ज़्यादा हजार्डस होता है ये रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होते हैं? इनकी साइज क्या होती है? जो PM, हम लोग सुना हुआ PM10 और PM2.5। जब हमने अब आजकल न्यूज़ में देखा होगा PM10 की वैल्यू, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, PM2.5 की बढ़ गई। तो ये हो गया, इनको बोलते हैं रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये फ्रीली सस्पेंड रहते हैं एनवायरनमेंट में। इसके ऊपर के तो बैठ भी जाते हैं। ये इनका क्या होता है कि इनका धीरे धीरे ये इनका वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे ये जमीन पे आ जाते हैं, लेकिन ये फ्रीली एनवायरनमेंट में ट्रेवल करते रहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो ये है RSPM, ठीक है। इनकी जो साइज होती है ये 10 माइक्रोन से कम होती है, लेस देन 10 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब माइक्रोमीटर, ठीक। तो इनकी, इनसे जो कम साइज होती है उसको बोलते हैं रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जो दूसरा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एरोसॉल। एरोसॉल क्या होते हैं? ये और छोटे होते हैं, इनकी साइज होती है 1 माइक्रोन से कम, ठीक, एरोसॉल। अब एरोसॉल को हम लोग एक एग्जांपल से समझे तो एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं नेचुरल एरोसॉल जो कि पॉल्यूटेंट नहीं होते, एक होते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल में क्या आता है? जैसे फॉग, ये नेचुरल एरोसॉल है, फॉग हो गया, ठीक। इससे कोई हार्मफुल इंपैक्ट नहीं पड़ता एनवायरनमेंट में, ठीक। एंथ्रोपोजेनिक जो एरोसॉल्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो जैसे सीमेंट डस्ट हो गया, ऑयल स्मोक, ठीक है, जो कोल स्मोक, इनकी वजह से जो निकलता है ये होते हैं एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल। और ये पोल्यूटेंट होते हैं, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं या इंड्यूस करते हैं पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं। तो ये हो गया 2। अगर हम अगले की बात करें, ये तो हो गया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन, ठीक है। आज कल ये बहुत फेमस है ब्लैक कार्बन। ये सारी चीज़ें कोल बर्निंग और इन सब की वजह से ही हैं, लेकिन अलग अलग बस इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगला जो है उसको बोल रहे हैं ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक।
ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक इसी को बोलते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्योर कार्बन क्लस्टर्स। ठीक है, प्योर कार्बन क्लस्टर होते हैं, ये भी बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, ये प्योर कार्बन क्लस्टर होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा मेजर तब हुआ जब आईपीसीसी की फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई। आईपीसीसी की फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई, इसमें ब्लैक कार्बन को इन्होंने रेडिएटिव फोर्सिंग के लिए जिम्मेदार माना। अब रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है? रेडिएटिव फोर्सिंग कुछ नहीं है, एक फिनोमेना है। रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब होता है कि जो इतनी भी सनलाइट आ रही है अर्थ पे, वो सनलाइट उतनी अमाउंट में सनलाइट बाहर नहीं जा रही है, मतलब उतने अमाउंट में रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है वो उतने अमाउंट में रेडिएशन बाहर न जा रहा हो, तो उसी को बोलते हैं रेडिएटिव, उसी को बोलते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। अब रेडिएटिव फोर्सिंग में कार्बन बहुत रोल प्ले करता है, और अगर ये ब्लैक कार्बन है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो ये मेजर रोल प्ले करता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि आईपीसीसी की फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो आई थी उसमें इसके बारे में बताया गया था। ठीक, अब एक चीज और इसके बारे में, एक और स्टडी में ऐसा किया गया कि ये क्या काम करता है, कैसे ये करता है, ये क्या काम करता है? एल्बिडो कम कर देता है। किसका? जैसे अगर आइस पे जमा हो गया, ठीक है, एल्बिडो का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्टिंग पावर, जो लाइट की रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, लाइट रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग पावर है, उसको कम कर देता है। जैसे अगर ये आइस पे जमा हो गया, जैसे हिमालयन आइस पे अगर ये गया, हिमालयन आइस पे जमा हो गया ये ब्लैक कार्बन, तो क्या करेगा? उस आइस का एल्बिडो कम कर देगा, जबकि आइस का एल्बिडो ज्यादा होता है, आइस का एल्बिडो कम कर देगा। अब एल्बिडो कम कर देगा तो आइस जो वहां पर जो भी रेडिएशन पड़ा है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे क्या होगा? मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, तो एक स्टडी में यह भी पाया गया कि ब्लैक कार्बन जो है हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग में मेजर रोल प्ले करता है। तो ये हो गया अगला ब्लैक कार्बन। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं फ्लाई ऐश, इसके बारे में आप सबने सुना होगा। ये फ्लाई ऐश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एयर पोल्यूशन तो करता ही करता है, साथ साथ में ये वाटर पोल्यूशन को भी कॉज करता है। ठीक, जब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे करता है। अभी हल्का सा हिंट मिल जाए आपको कि वाटर पोल्यूशन कैसे करता है। अगला सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कैसे निकलता है? ठीक है, फ्लाई ऐश निकलता है इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज में जो इमिशन होता है, गैसेस इमिशन, उसमें ही आता है। जो कोल इंडस्ट्रीज हो गई, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, उसमें इमिशन होता है, उसमें निकलता है। और ये फ्लाई ऐश क्या कंटेन करता है? हैवी मेटल्स। ये कौन? हैवी मेटल्स, और सिलिका जैसे हो गया, आयरन ऑक्साइड्स हो गए, सिलिका आयरन ऑक्साइड्स, हैवी मेटल्स, और भी हैवी मेटल्स ये कंटेन कर, ये इसके पास रहते हैं। और ये एनवायरनमेंट को तो हार्म करता ही करता है। एनवायरनमेंट में दो मेन मेजर पोल्यूशन करता है, एक है एयर पोल्यूशन और एक है वाटर पोल्यूशन। तो ये हो गया, ये हमने देख लिया कॉजेस। अब मतलब सोर्सेज इसके, ठीक है, इसके आगे का जो हम लोग इसके बाद कॉजेज और इफेक्ट अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज स्टडी किया इसके बारे में कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, पोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके इफेक्ट्स और इसका जो कंट्रोल है इसका पढ़ना बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस तरह के और वीडियोस के बारे में अपडेट जानने के लिए आप जो एग्जामवट का टेलीग्राम चैनल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो एग्जामवट का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।